मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत 2 दिनों से हम आपके लिए वीडियो क्लिप अपलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम आपके बीच जिस वीडियो को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उस वीडियो का टॉपिक है नदी के आर पार की गति। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्षा की आभासी गति को देखा था। क्योंकि इस समय हम टॉपिक सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग को देख रहे हैं, तो उसमें पहला अनुप्रयोग हमारा था कि वर्षा की आभासी गति, दूसरा हमारा अनुप्रयोग है नदी के आर पार की गति। तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई तैराक नदी को पार करना चाहता है और उसका वेग कुछ और होता है तथा नदी का वेग कुछ और होता है, तो नदी का वेग और उसका वेग दोनों का परिणामी जो होता है उस दिशा में तैराक के तैरने की दिशा होती है। तो हम देखते हैं कि यदि नदी का बहाव इस VW वेग से है, तैराक इस V वेग से नदी के बहाव की दिशा से थीटा अंश के कोण पर तैर रहा है, तो उसका परिणामी कितना होगा, किस दिशा में होगा, उसको हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लिया नदी की चौड़ाई d तथा वेग VW है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तथा तैराक का वेग भी है जो नदी के बहाव की दिशा से थीटा अंश का कोण बनाते हैं। अब यदि तैराक की वेग V तथा नदी के वेग VW का परिणामी R नदी के बहाव की दिशा से अल्फा कोण बनाता है। तो V तथा VW का ऊर्ध्वाधर या V तथा VW को ऊर्ध्वाधर या कह ले नदी की बहाव की दिशा, नदी के बहाव की दिशा एवं उसके लंबवत घटकों में वियोजित किया जाए तो क्या होगा, क्षैतिज दिशा में
सही किया जाए तो नदी के बहाव की दिशा में कुल वेग या नदी की बहाव की दिशा में भी तथा भी डब्ल्यू का परिणामी वेग क्या हो जाएगा? भी डब्ल्यू तो नदी का वेग है, भी डब्ल्यू नदी का वेग है, प्लस ये तैराक का वेग है भी, और ये नदी इस दिशा से थीटा सॉरी 180 माइनस थीटा का कोण है। तो इस तैराक के बहाव का नदी की दिशा के विपरीत घटक क्या हो जाएगा? भी cos 180 माइनस थीटा, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में घटक। तो क्षैतिज या नदी के बहाव की दिशा में कुल वेग जो होगा वो भी डब्ल्यू होगा, और ये विपरीत दिशा में है तो लिखेंगे प्लस माइनस भी cos 180 माइनस थीटा। यहां से जो हमारा होगा वो होगा भी डब्ल्यू माइनस भी cos 180 माइनस थीटा, और इसको जब हल करेंगे हम तो ये cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, तो हो जाएगा भी डब्ल्यू प्लस भी cos थीटा। ये हमारा हो जाता है नदी के बहाव की दिशा में कुल वेग, नदी के बहाव का वेग भी डब्ल्यू, और इस तैराक के वेग का नदी के बहाव की दिशा में घटक माइनस भी cos थीटा। भी cos थीटा या नदी के बहाव का वेग भी डब्ल्यू तथा तैराक के वेग का नदी के बहाव की दिशा में घटक, तो तैराक के वेग का नदी के बहाव की दिशा में घटक, नदी के बहाव के विपरीत घटक तो होता है भी cos 180 माइनस थीटा, तो बहाव की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? माइनस भी cos 180 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर दो वेग मिलते हैं भी डब्ल्यू प्लस माइनस भी cos 180 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है दोनों वेगों का नदी के बहाव की दिशा में घटक। अब दोनों वेगों का नदी के बहाव के लंबवत दिशा में घटक क्या लिखेंगे? दोनों वेगों का नदी के बहाव की दिशा में दिशा के लंबवत घटक। तो ये बी डब्ल्यू क्षैतिज दिशा में है तो उसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा? 0। तो क्या लिख सकते हैं? लंबवत घटक क्या हो जाएगा? भी साइन 180 माइनस थीटा, और इसको लिख सकते हैं भी साइन थीटा। तो नदी के बहाव की दिशा में दोनों वेगों का परिणामी क्या हो जाता है? भी डब्ल्यू प्लस भी cos थीटा, और इसके लंबवत दिशा में दोनों वेगों का परिणामी क्या हो जाता है? भी साइन थीटा। अब इन दोनों वेगों का क्षैतिज परिणामी और दोनों वेगों का ऊर्ध्वाधर परिणामी का रिजल्टेंट अगर देखें तो वो r के बराबर होगा, या हम उसको लिख सकते हैं दोनों वेगों के परिणामी r का नदी के बहाव की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? r cos अल्फा, ये r है और ये r बहाव की दिशा से अल्फा से कोण पर है तो r cos अल्फा हो जाएगा, और बहाव के लंबवत परिणामी
आर का घटक क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। अब भी डब्ल्यू और भी का परिणामी आर है, और आर का हम नदी के बहाव की दिशा में घटक निकाल रहे हैं, और भी तथा भी डब्ल्यू का नदी के बहाव की दिशा में घटक निकाल रहे हैं। या कह सकते हैं कि भी एवं भी डब्ल्यू या भी प्लस भी डब्ल्यू इक्वल टू आर होता है। तो भी का नदी की बहाव की दिशा में घटक प्लस भी डब्ल्यू का बहाव की दिशा में घटक बराबर क्या हो जाएगा, आर का बहाव की दिशा में घटक। फिर से वेक्टर भी प्लस वेक्टर भी डब्ल्यू इक्वल टू आर है। क्यों? क्योंकि तैराक के वेग और नदी की वेग का परिणामी आर है, तो वेक्टर भी प्लस वेक्टर भी डब्ल्यू इक्वल टू आर होगा। तो भी का नदी के बहाव की दिशा में घटक और भी डब्ल्यू का नदी के बहाव की दिशा में घटक, आर का बहाव की दिशा में घटक, इन दोनों के बहाव की दिशा में घटक को जोड़ेंगे तो आर का बहाव की दिशा में घटक मिलेगा। क्योंकि फॉर्मूले में यह है कि भी प्लस भी डब्ल्यू इक्वल टू आर। तो भी का बहाव नदी की बहाव की दिशा में घटक प्लस भी डब्ल्यू का नदी की बहाव की दिशा में घटक बराबर आर का नदी की बहाव की दिशा में घटक हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा इक्वल टू आर कॉस अल्फा, इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, इसी तरह से भी प्लस भी डब्ल्यू इक्वल टू आर है, तो भी का नदी के बहाव के लंबवत दिशा में घटक प्लस भी डब्ल्यू का नदी के बहाव की दिशा के लंबवत घटक बराबर आर का नदी के बहाव की दिशा के लंबवत घटक होगा। तो इसको हम लिख देंगे भी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाता है कि भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस भी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर का भी स्क्वायर करके जोड़ लीजिए आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाता है, अगर इसको हल करें हम तो भी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा थीटा प्लस भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ट्वाइस भी डब्ल्यू भी कॉस थीटा, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ये हो जाता है 1। और यहाँ से हम लिख देते हैं भी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस ट्वाइस भी डब्ल्यू भी कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये हो जाता है हमारा भी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू प्लस ट्वाइस भी डब्ल्यू भी कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। या इसी को हम अंडर रूट में कर देते हैं और ये हम इसको आर, तो ये आर परिणामी हो गया। परिणामी आर को इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा है तो दोनों का परिणामी इस तरह से निकाल सकते हैं। और परिणामी आर का अगर हम बहाव की दिशा से एंगल निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं tan अल्फा, या कह लें आर साइन अल्फा बटे आर कास अल्फा। इक्वेशन 1
सॉरी इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करके क्या हो जाता है, बराबर भी साइन थीटा बटे भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा। और यहाँ से हो जाता है tan अल्फा इजक्वल टू भी साइन थीटा बाई भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा। तो अल्फा इजक्वल टू हो जाता है यहाँ से अल्फा इजक्वल टू tan इनवर्स भी साइन थीटा बटे भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा। ये हमारा परिणामी का नदी के बहाव की दिशा से कोण कितना होगा वो मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि नदी को तैराक द्वारा पार करने में कितना समय लगता है। तो उसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि नदी को पार करने के लिए नदी को पार करने के लिए तैराक अगर इस दिशा में जाता है या कह लें इसके वेग का लंबवत घटक लेते हैं तो लंबवत दूरी d और लंबवत घटक भी sin थीटा। तैराक को पार करना है नदी को, तो तैराक का वेग और दूरी लेंगे, तो दूरी बटे जो वेग होगा उसी को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो नदी को पार करने में तैराक द्वारा लिया गया समय t इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कि इस तरह से t इक्वल टू आप वर्टिकल कंपोनेंट तैराक के वेग का वर्टिकल कंपोनेंट लिखिए, या कह लें तैराक के वेग का नदी के बहाव के लंबवत कंपोनेंट लिखें तो वो वेग होगा, और नदी के बहाव के लंबवत जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी। तो t इक्वल टू लिखेंगे d बहाव के लंबवत जो दूरी है बटे इस तैराक के वेग का नदी के बहाव के लंबवत घटक आप भी साइन थीटा लिखें इक्वल टू। अब चूंकि तैराक यहाँ पर पहुंच रहा है, परिणामी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तैराक तय कर रहा है नदी के बहाव की दिशा में। तैराक यहाँ से चलना शुरू करता है तो इस दिशा में चलता है, तैरता इस दिशा में है और जाता है इस दिशा में, तो परिणामी इस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ जब पहुँचता है तो तैराक का नदी के बहाव की दिशा में विस्थापन कितना हो जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बहाव की दिशा में विस्थापन हो जाता है। और इसका माना एम सी डैश क्या हो जाता है, एम सी डैश नदी के बहाव की दिशा में उसका विस्थापन बटे नदी के बहाव की दिशा में वेग भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा इक्वल टू। अब परिणामी दोनों का आर है और परिणामी की दिशा में विस्थापन क्या है, ओ सी डैश, तो ओ सी डैश अपान फिर से तैराक इस दिशा में तैरता है और पहुंच जाता है यहाँ पर, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ऊर्ध्वाधर या बहाव के लंबवत दूरी ये चलता है, बहाव की दिशा में दूरी ये चलता है और परिणामी दूरी ये चलता है। तो बहाव के लंबवत दूरी अगर d चलता है तो लंबवत दूरी में लंबवत वेग से डिवाइड कर देंगे तो हमारा t निकलेगा। बहाव की दिशा में यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, यानी इस दिशा में एम सी डैश दूरी तय किया तो एम सी डैश लिख दिया, और बहाव की दिशा में जो वेग हमारा था भी डब्ल्यू प्लस भी कॉस थीटा लिख दिया। आगे परिणामी दिशा में सीधे अगर देखें आर की दिशा में तो विस्थापन ओ सी डैश है और वेग क्या है, आर है। तो इस आर को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में भी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस ट्वाइस भी डब्ल्यू भी कॉस थीटा, ये चीज लिख सकते हैं। ये हमारा लगा हुआ समय। अगर हम ये उम्मीद करें कि तैराक को नदी को पार करने में मिनिमम समय लगना हो या न्यूनतम समय के लिए न्यूनतम
समय के लिए क्या हो जाता है, डी टी इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा देते हैं। ये तैराक का वेग है और तैराक द्वारा नदी के बहाव की दिशा से थीटा अंश के कोण पर तैरा जा रहा है। तो ये न्यूनतम कब होगा, जब भी साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। न्यूनतम समय के लिए ना न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम, अतः भी साइन थीटा क्या होना चाहिए, अधिकतम। ऐसी स्थिति में साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1, या फिर थीटा का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी तैराक नदी के बहाव के लंबवत दिशा में अगर नदी को पार करना चाहे तो उसको पार करने में न्यूनतम समय लगेगा, जैसा कि हमारा फॉर्मूला बता रहा है। अगला जो हमारा होगा कि न्यूनतम दूरी तय करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी के लिए स्वाभाविक सी बात है ये नदी की चौड़ाई d है। तो न्यूनतम दूरी के लिए तैराक को सीधे से एकदम लंबवत तैरना पड़ेगा, या फिर कह लें कि उसके वेग और नदी के बहाव के वेग का परिणामी जो हो वो इसके लंबवत होने चाहिए, तभी ये दूरी न्यूनतम होगी। तो तैराक का वेग इस दिशा में है और नदी के बहाव का वेग इस दिशा में है। और यदि त्रिभुज के नियम को देखें तो ये तैराक का वेग है और प्लस नदी के बहाव का वेग है और ये परिणामी r है। अब ऐसी स्थिति में v प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू आर हो जाता है, v प्लस वी डब्ल्यू इक्वल टू आर हो जाता है। और यदि परिमाण को देखा जाए तो r का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। परिमाण को देखा जाए तो r इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर। तो अब ये r का मान इतना हो गया और एंगल जो ये थीटा है वो क्या हो जाएगी, एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी डब्ल्यू अपॉन वी। ये अगर थीटा लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन आर, सॉरी वी डब्ल्यू अपॉन आर, ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी डब्ल्यू अपॉन आर, या इसी को हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी, ये हो गया। अब हम इस परिणामी वेग r और इस दूरी d के संदर्भ में देखें तो इस नदी को पार करने का समय t इक्वल टू होगा क्या, d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू, वी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर, ये हमारा समय होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये समय t तभी पॉजिटिव होगा जब v का मान वी डब्ल्यू से बड़ा होगा। यहाँ पर t के पॉजिटिव धनात्मक मान के लिए v ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, v ऑलवेज ग्रेटर होगा वी डब्ल्यू। यानी नदी को पार करने के लिए सबसे कम दूरी क्या होगी, वो d के बराबर होगी। और इस दूरी को तय करने में तैराक को जो समय लगेगा वो ये समय लगेगा, और इसी दूरी में पार करने के लिए तैराक का वेग जो होगा वो जल के वेग के से अधिक होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर नदी को पार करने में जो मिनिमम समय देखे थे, t मिनिमम इक्वल टू d अपॉन वी साइन थीटा, या साइन का मान वहाँ पर क्या था 90 रखने पर
टी मिनिमम हो रहा था, तो डी अपान वी है। और यहाँ पर जो समय है टी इक्वल टू डी अपान अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। तो इसका मान जो है इस नीचे अंडर रूट में जो मान है वो इस भी से हमेशा कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि टी का मान टी मिनिमम से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी टी इज ग्रेटर देन टी मिनिमम। क्यों? क्योंकि भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन भी स्क्वायर माइनस भी डब्ल्यू का स्क्वायर। यदि ये छोटा है, यदि ये भी से छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि टी मिनिमम का मान जो है टी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी टी का मान जो होगा वो टी मिनिमम से बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने नदी के आर पार की गति को सापेक्ष वेग के दूसरे अनुप्रयोग में देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।